Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM. First of all very good morning. आज की क्लास में हम सी टेट में जो मैथ्स का पोर्शन है उसके पेडागॉजी को सॉल्व करेंगे। सी टेट में जो मैथ्स का पोर्शन है चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों में पेडागॉजी का जो क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। आज हम पेडागॉजी के समरी को लेकर आए हैं। आज के पहले की क्लास में गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, अमूर्त तत्व जो गणित है वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध, ये सारे क्या हैं गणित की प्रकृति हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो गणित की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तार्किक होती है, चिन्हात्मक होती है गणित की भाषा, और गणित जो होता है वो निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। इसमें सूत्र या फिर फार्मूला सिद्धांत होते हैं। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैंने गणित के शिक्षण के उद्देश्य इस पर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जैसे बच्चे गणित का आनंद लेना सीखते हैं और बच्चे को जो विचार है उसका हमें गणितीकरण करना है। जैसे बच्चों को हमें डेली लाइफ की भाषा में सिखाना है कि मैथ्स का क्या यूज़ है। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जॉर्ज पोलिया के अनुसार जो गणित के शिक्षण है उसके 2 उद्देश्य होते हैं, एक संकीर्ण उद्देश्य और दूसरा व्यापक उद्देश्य। इसको भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं गणित का जो संकीर्ण उद्देश्य है उसमें गणित के सीखने की जो सीमा है वो सीमित होती है, और जो व्यापक उद्देश्य है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे बच्चे जो है वो तार्किक चिंतन करें, बच्चे विश्वास के जगह पर उनके निष्कर्ष तक जाएं। ठीक है, अमूर्तता को समझे या फिर कोई भी समस्या है उसके समाधान को समझे, ये सब आता है व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत। ये भी डिस्कस किया जा चुका है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि वैने हीले का सिद्धांत क्या होता है। इन्होंने 5 चरण को दिए हैं, जिसमें क्या है 0 1 2 3 4। 5 चरणों में 4 लेवल हैं, जो क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और 0 लेवल पर है चतुष्कीकरण, 1 लेवल पर है एनालिसिस, उसके बाद है इनफॉर्मल डिडक्शन, इसके बाद फॉर्मल, लास्ट में राइगर। ये सब डिस्कस हो चुका है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है TLM। सबसे पहले इसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLM। TLM क्या होता है? तो TLM का फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, तो TLM में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है कि जियो बोर्ड क्या होता है। तो जियो बोर्ड एक 2D शेप होता है। 2D मीन्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है। इसमें देखिए यहाँ फिगर के थ्रू बताया जा रहा है क्या, इसमें बच्चों को फिगर के माध्यम से बताया जाता है कि ये कौन सा, ये वर्गाकार है या फिर ये त्रिभुजाकार है। देखिए हमको इसको दिखाते भी हैं। ये देखिए ये जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड में इस तरह से कील लगी होती हैं और रबर बैंड के माध्यम से बताया जाता है कि हम कौन सा फिगर यहाँ बना रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कील है, अब एक रबर बैंड लेंगे और उस कील के माध्यम से हम इसको क्या बना देंगे, ट्रायंगल स्क्वायर बना देंगे, और बच्चों को दिखाएंगे कि ये जो शेप बना है ये कौन सा बना है, स्क्वायर शेप बना है। या फिर इस तरह से हम एक रबर बैंड लेकर इस 4-5 कील में से फंसाकर बच्चों को बताएंगे ये जो फिगर बना है ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का फिगर बना हुआ है। इसके बाद ऐसे 3 कील में फंसाएंगे तो बन जाएगा ट्रायंगल, और बच्चों को दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर ट्रायंगल शेप बनता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप को कील के माध्यम से बताया जाता है बच्चों को। यही होता है हमारा जियो बोर्ड। इसको डिटेल्स में देखिए थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए जियो बोर्ड क्या होता है। तो जियो बोर्ड एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ सामने बगल में फिगर में दिया हुआ है। इस तरह के बोर्ड में कील लगी हुई होती है और रबर बैंड के माध्यम से ज्यामिति माप के उपयोग के साथ और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जियो बोर्ड कैसा होता है। जियो बोर्ड एक वर्गाकार होता है। वर्गाकार में वो स्क्वायर शेप का होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक, और इसमें क्या लगी हुई होती है, तो इसमें कील बीच बीच में ऐसे कील्स लगी हुई होती हैं, वो उभरी हुई होती हैं, और इसके माध्यम से क्या करते हैं बच्चों को बताया जाता है कि हाँ देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का शेप बन रहा है या फिर यहाँ पर स्क्वायर का शेप बन रहा है। इस तरह से बच्चों को बताया जाता है। और
इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, तो रबर बैंड के माध्यम से हम अलग अलग शेप्स को बनाते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए, पहले आपने पढ़ा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में जियो बोर्ड। अब उसके बाद आता है अबेकस। अबेकस क्या होता है? अबेकस दृष्टिबाधित लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी फिसलने वाली मोतियाँ होती हैं, देखिए यहाँ फिगर्स के माध्यम से दिखाया गया है, और इस पर हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इन सब चीज़ों को काउंट करते हैं। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। अब देखिए अबेकस होता क्या है, तो अबेकस इस तरह के बोर्ड में ऐसे सारे मोतियाँ लगी हुई होती हैं। ये क्या है? प्राचीन गणितीय यंत्र है। ठीक है, यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है। देखिए यहाँ पर बगल में फिगर में दिख रहा है, ये क्या है? लकड़ी या फिर प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें बीच में छड़ें लगी हुई होती हैं, और उस छड़ पर स्वतंत्र रूप से फिसलने वाली मोतियाँ लगी होती हैं। ठीक है, और अबेकस के माध्यम से हम क्या क्या सीखते हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान इत्यादि चीज़ें हम किसके माध्यम से सीखते हैं? अबेकस के माध्यम से। और अबेकस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर में इस मोती को हम खिसका खिसका के ऐसे काउंट करके काउंटिंग सीख सकते हैं। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि जो अबेकस होता है वो दृष्टि बाधित लोगों के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ओके ओके, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए ये अबेकस को यूज किया जाता है। और अबेकस है क्या? ये प्राचीन गणितीय यंत्र है। और ये भी पूछ सकता है कि अबेकस जो होता है उससे हम क्या क्या सीखते हैं, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान इत्यादि चीज़ों को हम अबेकस के माध्यम से सीख सकते हैं। अब देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। ओके, तो जो अबेकस होता है उससे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो चीज़ों को टच करके आसानी से समझ सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर देखिए आपके सामने फिगर में दिख रहा है, इस तरह का एक ग्राफ पेपर होता है। तो ग्राफ पेपर का यूज़ हम कब करते हैं? तो ग्राफ पेपर का यूज़ व्याख्या करने के लिए, ओके, व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर का सबसे अच्छा शिक्षा अधिगम का संसाधन है। और दशमलव की संख्या की अवधारणा मीन्स कि जो ग्राफ पेपर है उससे हम क्या सीखते हैं, तो ग्राफ पेपर के माध्यम से हम जो दशमलव की संख्या होती है उसको आसानी से सीख सकते हैं, और बच्चों को आसानी से हम दशमलव की संख्या के बारे में ग्राफ पेपर के माध्यम से सिखा सकते हैं। अब आता है अगला पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? तो पाई चार्ट के माध्यम से हम चीज़ों को कैसे समझाते हैं? कोई भी संपूर्ण भाग या फिर उसके एक भाग के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिगर में दिया है कि यहाँ पर पूछेंगे संपूर्ण भाग क्या होता है। ये जो पूरा सर्किल वो संपूर्ण भाग है, इसका आधा भाग कितना होता है? देखिए ऐसे सर्किल, ये इसका आधा आधा भाग है, इसका एक चौथाई कितना होता है? तो ऐसे ऐसे सिखा सकते हैं ना। तो इस तरह से पाई चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को संपूर्ण भाग को सिखा सकते हैं। 1/2 क्या है, 1/3 क्या है, 1/4 क्या है, 2/5 क्या है, इन सब चीज़ों को हम पाई चार्ट के माध्यम से सिखा सकते हैं। ठीक है, यह एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध सिखाता है, संपूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब अगला आता है डीएनएस ब्लॉक। तो डीएनएस ब्लॉक क्या होता है? यह जोड़ तोड़ करने वाला उपकरण है। क्या है ये? जोड़ तोड़ करने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग बुनियादी जोड़, घटाने की गिनती, स्थान सिखाने के लिए किया जाता है। मूल और गुणन के लिए भी हम डीएनएस ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ये पूछ सकता है कि हम डीएनएस ब्लॉक का इस्तेमाल कब किस लिए करते हैं, तो जो बुनियादी जोड़ घटाने के लिए, स्थान सिखाने के लिए, इन सब के लिए हम डीएनएस ब्लॉक का यूज़ करते हैं। अब इसकी कितने प्रकार का होता है? जो डीएनएस ब्लॉक होता है वो 4 प्रकार का होता है: यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब। घन इकाइयों के माध्यम से हम क्या करते हैं? घन इकाइयाँ छड़, दसियों, फ्लैट, सैकड़ा, घन, हजार, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है कौन? डीएनएस ब्लॉक। अब देखिए इसको डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो डीएनएस ब्लॉक होता है वो घन इकाइयाँ, छड़, दसियाँ, फ्लैट, सैकड़ों और घन हजारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1000, 100, टेंस, यूनिट्स है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? प्लेस वैल्यू को, फ्रैक्शन को या फिर स्थानीय समझ, इन सब चीज़ों को हम जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक है,
अब इसके बाद आता है जियो जेब्रा। अभी आपने पढ़ा जियो बोर्ड, जो जियो बोर्ड है वो अलग होता है, ठीक है। जियो बोर्ड कैसा होता है, वो अलग होता है। जियो बोर्ड वो क्या है, वो बोर्ड पे क्या होता है, कीली लगी होती है ना, वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको, जियो जेब्रा, तो वो अलग चीज़ है। जियो जेब्रा क्या होता है, जियो जेब्रा वो इस कंप्यूटर या फ़ोन पर आधारित सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर फिर फ़ोन पर आधारित एक सॉफ्टवेयर होता है। और इससे हम क्या सीखते हैं, तो जियोमेट्रिक शेप्स का ज्ञान करते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा कि जियोमेट्रिक शेप्स का ज्ञान किसके माध्यम से करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जियो जेब्रा। और जब पूछेंगे हम रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इन सब चीज़ों को किसके माध्यम से सीखेंगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा क्या, जियो जेब्रा, सॉरी जियो बोर्ड। जियो बोर्ड के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, अलग अलग शेप्स के बारे में ज्ञान करते हैं। और यहाँ पर जो जियो जेब्रा है वो क्या है, कंप्यूटर या फ़ोन पर आधारित सॉफ्टवेयर है। अब इसके बाद आता है डॉट पेपर। जो जियो बोर्ड है वो क्या है, उस पर बोर्ड पर कीली लगी होती है, लेकिन जो जियो जेब्रा है वो क्या है, यहाँ पर ये जो है कंप्यूटर या फ़ोन पर आधारित सॉफ्टवेयर है। और इसके माध्यम से हम जियोमेट्रिक शेप्स का ज्ञान करते हैं। अभी आपने पढ़ा जियो बोर्ड, वहाँ पर कीली लगी होती है ना, उसकी जगह पर हम छोटे बच्चों के लिए डॉट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कीली है बच्चों के लिए नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए डॉट पेपर के माध्यम से हम छोटे बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं उनको ज्ञान करा सकते हैं। जिससे आपने देखा होगा इस तरह से डॉट डॉट करके बच्चों को आ या फिर ABC सिखाया जाता है। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, ठीक है। इसको हम डॉट पेपर के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग इस तरह से डॉट बना के बच्चों को बता सकते हैं, ये देखो ये फिगर क्या है, ये ट्रायंगल है या फिर ये क्या है, स्क्वायर है। जो कील होता है वो बच्चों को हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए हम वहाँ पर बच्चों के लिए डॉट पेपर इसका इस्तेमाल करते हैं। और डॉट पेपर के माध्यम से बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या फिर सममिति, सिमेट्री, इन सब चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आता है टैनग्राम। तो टैनग्राम क्या होता है, ये भी आपने देखा होगा कि ज्योमेट्रिकल शेप्स, पहेलियाँ, क्विज, खेल, इन सब के लिए टैनग्राम का इस्तेमाल होता है। टैनग्राम होता कैसे है, इसमें 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं, जिसमें क्या क्या 5 चतुर्भुज होता है, सॉरी 5 त्रिभुज होता है, ट्रायंगल, एक वर्ग स्क्वायर होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक। ये हम बात करें टैनग्राम की। टैनग्राम क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होता है, इसमें पहेलियाँ, खेल, इसको हम सीख सकते हैं। ये होता है कैसा है, इसमें 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं, जिसमें 5 त्रिभुज, एक स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। ये भी आपने देखा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं NCF 2005 के अनुसार NCF क्या कहता है, सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक का विकास करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। मीन्स हमें बच्चों में क्या होना चाहिए, संख्यानात्मक ज्ञान कराना चाहिए और शिक्षा के सार्वभौमिकरण को एक निश्चित दिशा देनी चाहिए। सभी बच्चों के अंदर संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है कि इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की होनी चाहिए। मीन्स मूर्त में बच्चों को चीज़ों को दिखाकर, जैसे अबेकस है, पहले चीज़ों को दिखाएंगे, अबेकस के माध्यम से बच्चों को जोड़ है, घटाना है, गुणा है, सब सिखा सकते हैं। तो यही कह रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर पहले बच्चों को चीज़ों को दिखाकर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाना चाहिए। जैसे आप जो भी चीज़ सिखा रहे हैं बच्चों को, उसको पहले टच एंड फील कराना चाहिए। जैसे अबेकस हुआ, उसके बाद अबेकस के दिखा के उसके बाद बच्चों को गुणा है, जोड़ है, घटाना है, सिखा सकते हैं। जिस चीज़ को बच्चा देख रहा है उसका यूज़ करके बच्चों को अमूर्त चिंतन की ओर ले जाना चाहिए जी, ठीक है। यही बात कौन कहता है, ये हमारा NCF 2005 कहता है। अब अगला पॉइंट है आकार, स्थानीय समझ, पैटर्न, मापन जैसे गैर संख्या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें, डेटा हैंडलिंग। अब अगला है क्या, बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखते हैं। उसके पहले था पॉइंट, गणितीय पहेलियाँ समाधान और कौशल में मदद करती हैं। तो जिससे जो होता है ना कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गणित को सिखाया। जैसे हमारे यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर आगे बॉक्स बना दिए, तो बच्चे बताएंगे हाँ इसमें क्या होगा, इसमें 8 होगा। तो इसमें बच्चों को मज़ा आएगा और साथ में बच्चे चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है।
इस तरह से पैटर्न के माध्यम से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब अगला पॉइंट कह रहा है बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखते हैं। जब हम बच्चों को जो गणित पढ़ा रहे हैं उसको डेली लाइफ में से जोड़ करके सिखाएंगे तो बच्चे डरने